17 सितंबर 1950 गुजरात के महसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वाडनगर में एक साधारण मकान में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक चाय की केतलियां छनकती थी। उनकी मां हीराबेन एक साधारण गृहिणी थी, जो अपने 6 बच्चों की परवरिश में दिन रात एक कर देती थी। नरेंद्र उनके तीसरे बेटे थे। उनका घर मिट्टी से बना था, जिसमें न पानी की सुविधा थी और न ही बिजली की सुविधा। बारिश में छत टपकती थी तो धूप में गर्मियों में छत तपाती थी। लेकिन इस छोटे से घर में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। इतना बड़ा सपना कि जो सिर्फ नरेंद्र की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की तस्वीर को बदल कर रख देगा। सुबह स्कूल, दिन में रेलवे स्टेशन पर चाय की केतली थामे यात्रियों को चाय परोसना और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबों के साथ भविष्य की नींव रखना, यह थी नरेंद्र की दुनिया। उनके बचपन की सादगी और मेहनत की कहानी हर भारतीय के दिल को छू लेती है। सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते समय उनके छोटे से बैग में किताबें और सपने दोनों होते थे। स्कूल के बाद वे अपने पिता की दुकान पर पहुंचते, जहां यात्रियों की भीड़ में चाय के प्याले परोसते। उनकी छोटी छोटी बातों में भी एक गहरी समझ थी। वे यात्रियों से बातें करते, उनकी कहानियां सुनते और धीरे धीरे दुनिया को समझने लगे। क्या कोई सोच सकता था कि यह एक चाय बेचने वाला बालक एक दिन 135 करोड़ भारतीयों का गर्व बनेगा और जिसका नाम पूरे विश्व मंच पर गूंजेगा। नरेंद्र का बचपन केवल मेहनत का नहीं, बल्कि मूल्यों का भी था। उनकी मां हीराबेन ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन का असली आधार है। एक बार जब नरेंद्र ने अपनी मां से पूछा कि जीवन में सफलता कैसे मिलती है, तो मां ने कहा, कभी गलत रास्ते पर मत जाना और मेहनत से कभी पीछे मत हटना। यह सलाह उनके जीवन का मंत्र बन गई। स्कूल में वे एक औसत छात्र थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और नेतृत्व क्षमता असाधारण थी। स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना, मित्रों के बीच प्रेरक कहानियां सुनाना और देशभक्ति से भरे गीत गाना, यह सब उनकी नेतृत्व शैली की शुरुआत थी। उनके शिक्षक, जो अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता और उनके टैलेंट को देखते थे, वो अक्सर बातें करते थे कि यह बालक एक न एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि यह बालक एक दिन भारत का भविष्य बदल कर रख देगा। 17 साल की उम्र में नरेंद्र ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। न जेब में पैसा, न कोई निश्चित मंजिल। उनके दिल में थी भारत को जानने की प्यास, उसकी संस्कृति, उसकी आत्मा को समझने की चाहत। दो साल तक वे हिमालय की चोटियों पर भटके, ऋषिकेश के घाटों पर गंगा की लहरों के साथ ध्यान लगाया, बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में आध्यात्मिक शांति की खोज की और साधु संतों के साथ जीवन के गहरे सवालों पर विचार किया। यह यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं थी, यह थी एक साहसिक यात्रा, जहां एक बालक ने अपने जीवन का मकसद ढूंढा। हिमालय की ठंडी वादियों में जब वे बर्फीली चट्टानों पर बैठकर सूर्योदय देखते, तो उनके मन में भारत की एकता और गौरव का सपना पनपता। वे साधुओं से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि सच्ची सेवा वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए। एक बार एक साधु ने उनसे कहा, बेटा, तुम में वह आग है जो दुनिया बदल सकती है। यह शब्द उनके दिल में गहरे उतर गए। जब वे 2 साल बाद अहमदाबाद लौटे, तो उनके भीतर एक नई चमक थी, एक नया जुनून जो भारत को बदलने की चाहत से भरा था। आरएसएस में शामिल होकर नरेंद्र ने अपनी ऊर्जा को संगठन और सेवा में लगाया। वे सुबह से रात तक स्वयं सेवकों के साथ काम करते, गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ते और देश के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाते। उनकी क्षमता और कला ने जल्द ही सबका ध्यान खींच लिया। 1975 में जब भारत आपातकाल के अंधेरे से गुजर रहा था,
तो नरेंद्र युवा आरएसएस प्रचारक थे। यह वह समय था जब स्वतंत्रता और लोकतंत्र खतरे में थे। संविधान को ताक पर रखकर सरकार ने नागरिकों के अधिकार छीन लिए थे। नरेंद्र ने इस तानाशाही के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। भेष बदलकर रात के अंधेरे में गुप्त संदेश पहुंचाए, जेल में बंद नेताओं से मिलकर उनकी रिहाई के लिए रणनीतियां बनाई और लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा। हर कदम पर खतरा, पुलिस की गिरफ्तारी, जासूसों की नजर और अनिश्चितता। एक बार भेष बदलकर ट्रेन में यात्रा करते हुए उन्होंने पुलिस की नजरों से बचकर महत्वपूर्ण दस्तावेज एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए। यह कहानी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं थी, लेकिन यह सच्चाई थी। एक नौजवान की अपने देश के प्रति अगाध निष्ठा की सच्चाई। उन्होंने भूमिगत संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन को मजबूत किया, पर्चे बांटे और लोगों में जागरूकता फैलाई। यह दौर नरेंद्र के लिए केवल एक आंदोलन नहीं था, यह था उनके चरित्र का इम्तिहान जिसमें वे खरे उतरे। उनकी यह लड़ाई हर भारतीय के दिल में एक गूंज छोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है और इसे बचाने के लिए कितना साहस चाहिए। जब हम उनकी इस गाथा को सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 1985 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनकी संगठनात्मक प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें जल्द ही पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1998 में वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने और उनकी रणनीतियों ने बीजेपी को कई राज्यों में मजबूत किया। लेकिन 2001 में जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह आसान नहीं था। गुजरात उस समय भूकंप की त्रासदी से उबर रहा था और 2002 के दंगों ने उनके नेतृत्व को सबसे बड़ी चुनौती दी। आलोचनाओं के तूफान में उन्होंने धैर्य और दृढ़ता से गुजरात को संभाला और गुजरात को एक विकास का मॉडल बनाया। टाटा नैनो प्रोजेक्ट ने दुनिया को दिखाया कि गुजरात निवेश के लिए तैयार है। जब टाटा ने पश्चिम बंगाल छोड़ा तो मोदी ने उन्हें गुजरात में आमंत्रित किया और कुछ ही महीनों में नैनो का प्लांट शुरू हो गया। सौर ऊर्जा क्रांति ने गुजरात को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। ई ग्राम योजना ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया। सड़कें, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में उन्होंने बदलाव की बयार बहाई। उनके नेतृत्व ने न केवल गुजरात की तस्वीर बदली, न केवल उसे उन्नत किया, बल्कि एक उम्मीद जगाए कि भारत भी बदल सकता है। कच्छ का रण पर्यटन का केंद्र बना और साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद को एक नई पहचान दी। गुजरात मॉडल आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। यह थी उनकी दूरदर्शिता जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। जब हम उनके इन योगदान के बारे में पढ़ते हैं और हमें पता चलता है तो हर भारतीय का दिल गर्व से धड़कता है और हमें विश्वास हो जाता है, हमारे अंदर विश्वास जागता है कि भारत चेंज हो सकता है, भारत बदल सकता है और अग्रणी बन सकता है। 26 मई 2014 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस दिन नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह जीत थी 125 करोड़ लोगों के सपनों की। एक चाय वाले का बेटा जिसने कभी वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा था। उनकी यह यात्रा हर उस भारतीय को प्रेरित करती है जो मानता है कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। उनका पहला ट्वीट, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर भारतीय के दिल में एक नई आशा जगा गया। यह क्षण था जब हर भारतीय की आंखें नम थी, खुशी से, गर्व से और उस सपने से जो कहता था कि भारत अब जाग चुका है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं की उपस्थिति ने दिखाया कि भारत अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक नया नेतृत्व प्रदान करेगा। यह था भारत का नया युग जिसका सूत्रधार था एक साधारण चाय वाला। 2014 का चुनाव अभियान भी एक मिसाल था। नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने में रैलियां की, लाखों लोगों से सीधा संवाद किया और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ती थी और उनके शब्दों में वह जादू था जो हर भारतीय को प्रेरित करता था।
यह था भारत का नवजागरण, जिसने साबित किया कि एक साधारण सा इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की नई गाथाएं लिखी। स्वच्छ भारत अभियान ने गांव-गांव में स्वच्छता की अलख जगाई। गंगा के किनारे बसे गांवों में शौचालयों का निर्माण, स्कूलों में स्वच्छता अभियान और हर नागरिक को स्वच्छता का महत्व बताना, यह अभियान केवल एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। डिजिटल इंडिया भारत को तकनीकी की क्रांति की ओर ले गया। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, ये सारी की सारी चीजें मोदी के दृष्टिकोण का हिस्सा थी। जनधन योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा। पहली बार एक मजदूर, एक किसान और एक गृहिणी के पास बैंक खाता था। आयुष्मान भारत ने हर जरूरतमंद को स्वास्थ्य का अधिकार दिया। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, यह था मोदी का वादा जो हकीकत बना। नोटबंदी और जीएसटी जैसे साहसिक कदमों ने अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाया। शुरुआती मुश्किलों के बावजूद इन फैसलों ने भारत को एक नई आर्थिक दिशा दी। लेकिन सबसे बड़ा क्षण था धारा 370 का हटना और राम मंदिर का निर्माण। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो यह भारत की एकता और अखंडता की जीत थी। कश्मीर में तिरंगा और ऊंचा लहराया और हर भारतीय ने गर्व से सीना चौड़ा किया। और जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो हर भारतीय की आंखें नम थी। यह केवल एक मंदिर नहीं था, यह था भारत की सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना। इन क्षणों में हर भारतीय ने गर्व से सीना चौड़ा किया और आंखें भावनाओं से भर गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों गरीबों को पक्का घर दिया। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी। किसान सम्मान निधि ने किसानों को आर्थिक सहारा दिया। हर योजना, हर कदम और हर नीति में मोदी का एक ही लक्ष्य था, भारत को सशक्त बनाना और हर भारतीय को सम्मान देना। नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी। संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषण, G20 में भारत की मेजबानी और वैश्विक मंचों पर उनकी उपस्थिति ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को UN द्वारा मान्यता मिलना, जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व और पेरिस समझौते में भारत की सक्रिय भूमिका, यह सब मोदी के दृष्टिकोण का हिस्सा था। जब वे विदेशों में भारतीय डायस्पोरा से मिले, तो वहां मौजूद हर भारतीय की आंखें चमक उठती। जब वे विदेशों में भारतीय डायस्पोरा से मिलते हैं, तो वहां मौजूद हर भारतीय की आंखें चमक उठती हैं। सऊदी अरब से प्रेस्टिजियस सऊदी अवार्ड, UAE से जायद मेडल और डोमिनिका से ऑनरेरी कॉन्फर्मेंट जैसे सम्मान उनकी वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। जब वे न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीयों को संबोधित करते हैं या ह्यूस्टन में हाउडी मोदी जैसे आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनाया। क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब केवल अनुयायी नहीं है बल्कि नेतृत्व करता है। उनकी यह उपलब्धि हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है और विश्वास दिलाती है कि भारत अब विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। मोदी का सफर बिना कांटों के नहीं रहा। 2002 के गुजरात दंगों ने उनके नेतृत्व को सबसे बड़ी चुनौती दी। आलोचकों ने उन पर सवाल उठाए और मीडिया ने उनके खिलाफ अभियान चलाए, लेकिन उन्होंने धैर्य और कार्य कुशलता से जवाब दिया। नोटबंदी और GST जैसे साहसिक कदमों ने शुरुआत में व्यापारियों और आम जनता को परेशानी दी, लेकिन यह भारत की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत करने का एक साहसिक कदम था। CAA और NRC पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने भी उनके नेतृत्व को चुनौती दी, लेकिन हर बार मोदी ने अपनी नीतियों का बचाव किया और साबित किया कि उनके फैसले देश हित में हैं।
उनकी दृढ़ता हर भारतीय को सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हमें अपने पथ से हिलना नहीं चाहिए। उनकी आलोचनाएं उनकी ताकत को और मजबूत करती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्चाई और देश प्रेम के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया तो मोदी ने भारत को संभाला। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन भेजी और यह दिखाया कि भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए सोचता है। उनकी यह नेतृत्व क्षमता हर भारतीय को गर्व से भर देती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत सारे कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, विशेषकर पाकिस्तान के खिलाफ, वो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट प्राप्त कर रहे थे। उनकी नीति रही है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के शिविर पर पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने हमला किया, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह हमला भारत के लिए एक बड़ा झटका था और देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। नरेंद्र मोदी ने इस हमले का जवाब देने का फैसला किया। 19 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में भारतीय विशेष बलों ने आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। भारत ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में कोई भी सैन्य या नागरिक सुविधा निशाना नहीं बनी, केवल आतंकवादी ढांचे को नष्ट किया गया। पाकिस्तान ने इस हमले को स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन यह भारत की नई सैन्य नीति का संकेत था। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। यह सर्जिकल स्ट्राइक हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था, जिसने दिखाया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैश-ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया, जिसमें 40 भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हो गए। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविर पर हमला कर दिया। यह 1971 के युद्ध के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश किया। भारत ने दावा किया कि इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने नुकसान को कम करके बताया, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि शिविर को नुकसान हुआ था। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और एक हवाई युद्ध में भारतीय पायलट अभिनंदन का MiG-21 विमान मार गिराया गया। उन्हें पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया, लेकिन भारत के दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बाद 48 घंटों में रिहा कर दिया गया। यह हमला भारत की सैन्य ताकत और मोदी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता का प्रतीक था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने फिर से हमला किया, जिसमें भारत के 26 मासूम लोगों को मार गिराया गया। हमलावरों ने हिंदू पुरुषों को विशेष रूप से निशाना बनाया, जिससे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि आतंकवादियों को पृथ्वी के अंत तक खोजा जाएगा और सजा दी जाएगी। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले किए गए। इन ठिकानों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के शिविर शामिल थे। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में कोई भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक सुविधा निशाना नहीं बनी और यह हमले केंद्रित, मापा हुआ और गैर वृद्धिकारी थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों में 31 नागरिक मारे गए और 57 घायल हुए, जिसमें मस्जिदों जैसे नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जम्मू के पुंछ में मोर्टार हमले किए गए, जिसमें 16 भारतीय नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने 5 भारतीय जेट्स और ड्रोन को मार गिराया। हालांकि भारत ने इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की। 7 से 10 मई तक दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और तोपखाने के हमले जारी रहे। पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, उधमपुर और पठानकोट में सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए, जबकि भारत ने पाकिस्तान के रावलपिंडी और नूर खान एयरबेस सहित कई ठिकानों को निशाना बनाया।
10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही जम्मू और श्रीनगर में विस्फोटों की खबरें आई और भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की तकनीकी और सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि पाकिस्तानी सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ, जबकि भारत ने अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से जवाब दिया। इस ऑपरेशन ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक नीति को और मजबूत किया। इन हमलों ने न केवल आतंकवादी ढांचे को नष्ट किया, बल्कि यह भी दिखाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। हर भारतीय इस साहसिक कार्रवाई पर गर्व महसूस करता है और यह संदेश भी जाता है भारतीयों के मन में कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी का निजी जीवन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने परिवार को पीछे छोड़कर देश को अपना परिवार बनाया। उनकी मां हीराबेन के प्रति उनका प्रेम हर भारतीय को भावुक कर देता है। एक बार जब उनकी मां ने उन्हें सलाह दी, कभी रिश्वत मत लेना, तो वह सिद्धांत उनके जीवन का आधार बन गया। उनकी सादगी, चाहे वह साधारण कुर्ता पायजामा हो, खादी का कपड़ा हो या विदेशी मंचों पर भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन, हर भारतीय को गर्व से भर देता है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, योग करते हैं और अपने दिन की शुरुआत देश के लिए सोचकर करते हैं। उनकी दिनचर्या में अनुशासन और समर्पण झलकता है। वे कभी छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए देश सेवा ही उनकी पूजा है। उनकी यह सादगी और समर्पण हर भारतीय को प्रेरित करता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने देश को परिवार माने। नरेंद्र मोदी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक प्रख्यात लेखक और कवि भी हैं। उनकी किताबें जैसे आपातकाल में गुजरात, मन की बात, सामाजिक समरसता और अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी उनके गहरे चिंतन और देश प्रेम को दर्शाती है। उनकी कविताएं जो प्रकृति, मानवता और देशभक्ति से प्रेरित हैं, हर सुनने वाले के दिल में एक गहरी छाप छोड़ती हैं। उनके भाषण, चाहे वह लाल किले से हों, संयुक्त राष्ट्र में हों या मन की बात के रेडियो प्रसारण में, हर बार भारतीयों के दिलों को छूते हैं। मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे उनके शब्द भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई का प्रतीक है। उनकी यह लेखन और कला हर भारतीय को प्रेरित करती है कि शब्दों में भी वह ताकत होती है जो देश को बदल सकती है। उनकी मन की बात हर महीने लाखों भारतीयों को प्रेरित करती है, चाहे वह स्वच्छता की बात हो, स्टार्टअप्स की प्रेरणा हो या गाँव की किसी बेटी की सफलता की कहानी। मोदी हर बार कुछ ऐसा कहते हैं जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उनकी यह कला हर भारतीय को सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों के दिलों को छू सके। नरेंद्र मोदी का सपना केवल सत्ता का नहीं, यह सपना है भारत का। ऐसा भारत जहां हर घर में बिजली हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर का बच्चा स्कूल जाता हो और हर घर के युवा पर रोजगार हो। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का उनका दृष्टिकोण भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का है। मेक इन इंडिया ने भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाया। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को उद्यमी बनने का मौका दिया। हर घर जल और उज्ज्वला योजना ने गरीबों के जीवन को बदल दिया। उनका अमृतकाल का दृष्टिकोण हर भारतीय को एक नई प्रेरणा देता है। यह सपना केवल उनका नहीं, बल्कि हर उस भारतीय का है जो अपने देश को विश्व के शीर्ष पर देखना चाहता है। स्पेस मिशन जैसे चंद्रयान और मंगलयान ने भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। यह सब मोदी के दृष्टिकोण का हिस्सा है जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उनकी योजनाएं केवल नीतियां नहीं, बल्कि एक नए भारत की नींव है। जब हम उनके इस दृष्टिकोण को सुनते हैं तो हमारा दिल गर्व से भर जाता है और आंखें उस भविष्य की कल्पना से नम हो जाती हैं जहां भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। नरेंद्र मोदी की कहानी एक साधारण इंसान की असाधारण गाथा है। एक चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक उनका जीवन हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि सपने चाहे जितने बड़े हों, लेकिन मेहनत, लगन, श्रद्धा, विश्वास से उन सभी सपनों को हासिल किया जा सकता है। जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हमारी आंखें गर्व और भावनाओं से नम हो जाती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। वे वो सूरज हैं जो भारत को नई रोशनी दे रहे हैं। उनकी हर सांस, हर कदम और हर फैसला भारत के लिए है।
जब दुनिया भारत की ओर देखती है तो वह नरेंद्र मोदी को देखती है, और जब भारत नरेंद्र मोदी को देखता है तो वह अपने गौरवशाली अतीत, समृद्ध वर्तमान और उज्जवल भविष्य को देखता है। उनकी इस महागाथा को सुनकर, जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और उस सपने को सोचकर आंखें नम हो जाती हैं जो कहता है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।